सीएनबीसी आवाज की खास सीरीज स्टार्टअप राजधानी बंगलुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुगलिया। आज हम देखेंगे कि इस शहर का बदलता चेहरा, जिसने न सिर्फ आईटी इंडस्ट्री को भी बल्कि बिजनेस करने के अंदाज को भी एक नई पहचान दी है। एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिन 4 शहरों में जा रहा है वो है बीजिंग, टोक्यो, शंघाई और बेंगलुरु। इस लिस्ट में शामिल 25 शहरों में भारत के 3 और नाम भी हैं, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद। लेकिन बेंगलुरु दुनिया के टॉप 4 में शामिल हो गया है। इसी का दूसरा पहलू देखिए, वो ये है कि भारत के 28% स्टार्टअप्स बेंगलुरु में ही हैं और इनमें से 13% स्टार्टअप्स के प्रमोटर्स की उम्र 36 साल से भी कम है। साफ है कि देश में अगर किसी शहर को स्टार्टअप्स की नर्सरी कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु ही है। मेक इन इंडिया का नारा मोदी सरकार ने तो 2014 में लगाया, लेकिन बेंगलुरु के कुछ नौजवान इससे काफी पहले से ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अपना फोकस बढ़ा चुके थे। हालांकि शुरुआत सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट और सर्विसेज जैसे टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप से हुई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। फर्नीचर हो, होटल के कमरे हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, उनसे लेकर के इतने छोटे छोटे बिजनेस भी आजकल जिसमें स्टार्टअप्स अपने हाथ आजमा रहे हैं कि वो लोगों तक चाय भी पहुंचाने लग गए हैं। गर्म की चाय प्याली भी अब मोबाइल ऐप के जरिए डिलीवर हो रही है। किसी भी स्टार्टअप को अगर अपना कारोबार फैलाना है तो इनको दिन रात काम करनी होगी और इस तरह का डेडिकेशन के लिए इनको एनर्जाइज रहना चाहिए और यहाँ पर काम आती है चाय। बैंगलोर की खासियत यही है, यहाँ पर क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, चाय की डिमांड हमेशा होती है। और खास बात यह है कि आजकल बैंगलोर में आपको एक एप्लीकेशन के जरिए चाय भी मिलती है। तो इस टीम के लिए मैं अपने फोन के जरिए चाय पॉइंट से ही चाय ऑर्डर करने वाली हूँ। रिफ्रेशिंग होम डिलीवर्ड चाय की चुस्की के पीछे एक हार्वर्ड बिजनेस ग्रेजुएट अमोलिक सिंह का दिमाग है। हाईटेक चाय टपरी चाय पॉइंट से आप इस रेडी टू ड्रिंक चाय को फोन कॉल, मोबाइल ऐप और फेसबुक के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं और 20 मिनट में डिलीवरी हाजिर। चाय पॉइंट तकरीबन 25 से 30 लाख के निवेश के साथ शुरू हुआ और 200 से 250 स्क्वायर फीट एरिया में पहले स्टोर्स खोले गए ताकि कॉस्ट और हाइजीन को कंट्रोल में रखा जाए। 6 से 20 रुपए में चाय बेचने के बाद अब 18 रुपए में यहाँ से चाय खरीद सकते हैं। जहाँ चाय पॉइंट ने बेंगलुरु के नॉर्थ इंडियंस की चाय की तलब को मिटाया, वहीं अपने बच्चों की पढ़ाई की स्ट्रगल देख विप्रो में काम कर रहे राजीव पाठक को एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड हेल्प की जरूरत का एहसास हुआ और शुरुआत हुई ई ड्रीम्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से ये कंपनी ट्यूटोरियल डिजाइन करती है। राजीव का मकसद बच्चों के लिए लर्निंग आसान और मजेदार बनाना है, इसीलिए प्रोडक्ट का नाम भी फनटूट रखा गया है। 30 लाख की पर्सनल सेविंग से शुरू किए गए इस कारोबार में पाठक ने समय समय पर फंड रेज किए हैं। सबसे हटकर सोच को हकीकत का रूप देने का काम ब्रह्मा 3 कर रही है अपने 3D प्रिंटर्स के साथ। इस तकनीक का इस्तेमाल आज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, फैशन इंडस्ट्री के साथ फूड इंडस्ट्री में भी काफी हो रहा है। आईटी डोमिनेटेड बैंगलोर शहर में 3D प्रिंटर बनाने वाली ब्रह्मा 3 को निखिल वेलानपुर और अरविंद नाडिग ने 2011 में शुरू किया। कंपनी एंट्री लेवल प्रिंटर्स और एडवांस प्रिंटर्स बनाने का काम कर रही है। प्रिंटर बनाने के साथ साथ 3D प्रिंटिंग का इकोसिस्टम बनाना फाउंडर्स का टारगेट है, जिसके लिए कंपनी कई छोटी कंपनियों के साथ टाई अप भी कर रही है। बच्चों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनाने के लिए हाल ही में कंपनी ने लाइटू इनोवेशंस नाम की रोबोटिक्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है।
I think Bangalore is the right place for any kind of startup, especially in technology and software. It's been known for that for many years now. And in fact, Brahma 3 did a very strategic merger with another company called as Li2, which is into robotics and embedded systems, where we do deep, what do you say, solutions in terms of embedded systems and robotics. So this kind of collaborations are very effectively possible in Bangalore right now. बंगलुरु के इन प्रोडक्ट स्टार्टअप्स ने अपने लिए बाजार देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी तलाश लिया है और इनमें से कई अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देश की कला और हैंडीक्राफ्ट को बचाने का काम भी ये स्टार्टअप्स कर रहे हैं। मुंबई में पले बड़े कार्तिक वैद्यनाथन को कर्नाटक की मशहूर हस्तकला भा गई और चन्नपटना के हैंडीक्राफ्ट्स को इन्होंने नई शक्ल और अंदाज देने की ठानी। 200 साल पुरानी इस कला को आज इनका ब्रांड वर्नम ढेरों ई-कॉमर्स साइट्स और फेसबुक के जरिए मशहूर कर रहा है। आई थिंक ई-कॉमर्स की वजह से एक तो काफी प्रमोशंस होते हैं क्राफ्ट को लेकर, मगर मुझे लगता है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को अगर देखें जैसे वो करंटली हैं सिर्फ वैसे ही नहीं चलेगा, उसको आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे हम रेलेवेंट बनाएं कि कैसे लोगों को आज का इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो 10 साल पहले था उसी अवतार में ना हो और नए रूप में हो तो वो चलेगा। और इसीलिए डिजाइनर्स को भी जरूरी है कि वो अपने स्किल सेट्स को लेके आएं और आज के जमाने के तौर तरीकों के हिसाब से उसको डिजाइन करें। इन तमाम स्टार्टअप्स में एक और अनोखा प्लेयर है EasyTap, जो ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ छोटे दुकानदारों के लिए हैंडी प्रोडक्ट बना रहा है। 4 साल पहले बेंगलुरु से शुरू हुई ये कंपनी मोबाइल फोन से कनेक्ट होने वाले ऐसे पोर्टेबल कार्ड रीडर्स बनाती है जिनके जरिए कहीं भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। EasyTap के स्मार्ट डिवाइस की अपार संभावनाएं हैं, जिसका इस्तेमाल भारत सरकार के फाइनेंशियल इंक्लूजन के सपने में भी हो सकता है। Our first customers were some of our first customers were microfinance institutions. Their problem was not payments. It was, I want to collect 50 rupees or 100 rupees from a villager so I can help them put it into a pension scheme. But the cost of collection of these small micro amounts was too high, so they weren't scaling. So this is where technology came in. We created applications, we had a device, we issued them cards, and now they could collect 50 rupees, swipe a card and put the money onto a card, and the villager could now use that card. ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बेंगलुरु में होने के बावजूद देश के स्टार्टअप कल्चर को नई सोच दे रही हैं। इनसे ऊर्जा और सोच लेकर देश में स्टार्टअप्स मेड इन इंडिया सोच रहे हैं। तो प्लम्बिंग से लेकर चाय की प्याली तक शेयरिंग इकोनॉमी का एक नया बाजार भारत में भी मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ उस मौके को पहचानने की और एक और नया कारोबार खड़ा करने की। टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से बड़ा बिजनेस, ग्लोबल से हाइपर लोकल बिजनेस, ये क्या है नए मौके? समझेंगे इसी नई दुनिया को एक बड़े लीडर और गाइड सुब्रतो बागची के साथ, जो माइंडट्री के फाउंडर हैं। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु। सुब्रतो बागची को हम सब जानते हैं माइंडट्री के फाउंडर के तौर पर, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप भारतीय स्टार्टअप स्पेस में सबसे बड़ा मेंटोर भी कह सकते हैं। और इनकी लिखी किताबें जैसे द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर, गो किस द वर्ल्ड, एलिफेंट कैचर्स और ज़ेन गार्डन देश के लाखों नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पर चलने के लिए बड़े पैमाने पर प्रेरित की है इनकी किताबों ने। सुब्रतो बागची ने पिछले 16 सालों में आईटी क्षेत्र में आए हुए ढेरों बदलाव देखे हैं और आज भारतीय इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट ड्रिवन कारोबार बनाने का जो एक नया सिलसिला चला है, इस ट्रेंड को वो कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, यही चर्चा करेंगे। बागची साहब, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम पहले समझते थे कि ये आईटी वहां से शुरू हुआ, कुछ सॉफ्टवेयर जो कि हमको दिखता नहीं वो वहां होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े बिजनेसेस क्रिएट करने का एक नया दौर हम बेंगलोर से देख रहे हैं। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्या हो रहा है बेंगलोर में? देखिए, ये बेंगलोर जो अभी काफी
मशहूर हो गया है एज अ स्टार्टअप कैपिटल और वन ऑफ द आईटी मेगा सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं इसको। ये बहुत पहले होना चाहिए था, जैसे सिलिकॉन वैली कभी का हुआ है। और बेंगलोर का जो इकोसिस्टम सिलिकॉन वैली से कुछ कम पुराना नहीं है। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे इंस्टीट्यूशन बने थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था और इतने सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सरकार की बहुत सालों से रहे हैं। तो जो मिसिंग लिंक था वो ये था कि सिलिकॉन वैली में शुरू से ही वेंचर कैपिटल का रियाज था और यहाँ पे वेंचर कैपिटल नहीं था। जैसे इन्फोसिस वाज आल्सो नॉट अ वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनी। 1999 में हम लोगों ने जब माइंडट्री बनाने की सोचा, उस समय वेंचर कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ और उससे काफी स्पीड आ गया। तो 1990s तक आप अगर देखें, बैंगलोर वाज ए टेक्नोलॉजी हब और इट वाजंट एन एंटरप्रेन्योरशिप हब। देन केम इन्फोसिस एंड देन केम Mindtree, which was the first venture capital funded company to go all the way from an idea to IPO. But companies like Infosys or Mindtree, ये एक wave था, but that wasn't the wave of the startup. The true wave of startups जो है अब शुरू हुआ है। तो phase 1 technology hub, phase 2 entrepreneurship का जो concept है वो prove हुआ between companies like Infosys and Mindtree, but now is the big bang. अभी जो this is the true wave of the startup and this is phase 3. अब ये काफी देर तक दौड़ने वाला है। जी, ये जो वेव है इसमें आपको बड़ी बातें, बड़ा ट्रेंड क्या नजर आता है? ये कहानी कहां तक जाएगी, कितना स्केल होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए? काफी दूर जाएगी, ये तो श्योर है। मैं 3-4 चीजें जो है साफ देख रहा हूं एज आई लुक एट लेट्स से द ईयर 2020। एक तो वी विल सी एक्सप्लोशन इन द स्टार्टअप एरिना। सेकंड थिंग आई सी वेरी क्लियरली इज मोर एंड मोर कंपनीज विल कम इन which will solve real life problems and deal with real customers। ये नहीं कि सिर्फ आप एक पोर्टल बना दिए, एक ऐप बना दिया आपने और सोचा कि ये दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। More companies will actually recognize that there is an end customer, that customer is a paying customer and रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है वो कई डिसिप्लिन्स के जरिए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईटी होगा, क्योंकि आईटी विल बिकम ए बैकबोन। तीसरी चीज जो मैं साफ देख रहा हूं वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्लोबल हो जाएंगी। ये नहीं कि यू आर ओनली वरीड अबाउट इंडिया। यस, बैंगलोर इज इम्पॉर्टेंट, बट बैंगलोर इज लाइक ए प्लेटफॉर्म इन द यूनिवर्स। यहाँ खड़े होकर आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो, अलायंस हो, कस्टमर हो या एक्सेस टू कैपिटल हो। The next important thing that I see very clearly is the whole idea of digital। ये डिजिटल जो है ये ई कॉमर्स से हट के ई कॉमर्स से ज्यादा बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेव आने वाला है, जिसमें हर चीज कनेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्विस प्लेटफॉर्म का जो हम डिफरेंस देखते हैं, ये पूरा ये डिफरेंस जो है रहेगा नहीं, और आप प्रोडक्ट जो है सर्विस जो है प्लेटफॉर्म है सबको मिला के रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सब बहुत ही क्लियर है। और एक चीज मैं देख रहा हूं वो ये है कि वी विल सी ट्रू रिस्क कैपिटल कमिंग। आज जो किस्म का वेंचर कैपिटल है और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि आप पहले कंपनी बनाइए, उसके बाद 4 पेटेंट फाइल करिए, उसके बाद 6 पेइंग कस्टमर लाइए, उसके बाद आपको CII या मैल्कॉम बॉलरिज अवार्ड आपको मिलना चाहिए, उसके बाद आपको हम जो सीरीज 1 फंडिंग देंगे। तब तक तो हम रिटायर भी हो जाएंगे। जी, आप अगर सिलिकॉन वैली देखें या और कहीं देखें या टोक्यो देखें, शंघाई देखें, वहां जो कैपिटल लेके पी इन्वेस्टर आता है, वेंचर कैपिटल आता है, वो सही रिस्क लेते हैं,
वो देखते हैं कि अच्छा मैं 20 कंपनियों में पैसे लगाऊंगा, 18 कंपनी में पैसे शायद डूब जाएंगे, एक कंपनी में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के कंपैरेबल कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और एक जो है गूगल बनेगा। बिल्कुल। और यहाँ जो है काफी रिस्क अवर्स हैं आज की तारीख में। जो वेंचर कैपिटल है, पी फंडिंग जो करते हैं, वो इतना रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो सही रिस्क कैपिटल जो है वो आने वाला है। बिल्कुल, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात बताई जो आगे के ट्रेंड के तौर पर कि अभी जो वास्तविक रिस्क कैपिटल है वो अब इन वेंचर्स के पीछे आएगी, क्योंकि वैसा माहौल बेंगलुरु में बनता जा रहा है। बागची साहब, आपने वक्त निकाला और ये बातें बताई कि आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा कारोबार हो सकता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। माइंडट्री के फाउंडर सुब्रतो बागची से चर्चा हुई और उसके बाद अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्टार्टअप की राजधानी जो बेंगलुरु है, यहां पर सिर्फ आइडिया हो तो ये कारोबार कभी भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। छोटा सा कॉर्पोरेट कल्चर और स्टार्टअप कल्चर में काम करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। युवा सोच वाली इन युवा कंपनियों की मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस रूम्स में नहीं होती। इन्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के जुड़े हुए जो आइडिया हैं वो दफ्तर में बैठ के आए, ये जरूरी नहीं। तो कहां करते हैं ये काम और कहां ब्रू होते हैं ये नए नए आइडियाज, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी अभिषेक तालन ने स्टार्टअप्स में काम कर रहे कुछ नौजवान दोस्तों के साथ। चाय पे चर्चा को तो हमारे पीएम मोदी साहब ने बहुत ज्यादा मशहूर बना दिया है, पर कॉफी के मग के चारों ओर बैठकर जिस तरीके के आइडियाज निकल कर आते हैं उसकी बात ही कुछ और है। और इस बात को बेंगलुरु के स्टार्टअप्स बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ बेंगलुरु में जैसे सिलिकॉन वैली में एक जमाने में गैरेज के अंदर से बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए थे, वैसे यहाँ बेंगलुरु में आज की तारीख में इस तरीके के कैफेज से ढेर सारे आइडियाज निकलते हैं, नए नए स्टार्टअप जनरेट होते हैं। और मीटिंग्स जो कि एक जमाने में कॉन्फ्रेंस रूम्स में हुआ करती थी, कॉर्पोरेट कल्चर में हुआ करती थी, यहाँ स्टार्टअप कल्चर में मीटिंग होती है ऐसे कैफे जैसे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में। और मुझे खबर मिली है कि यहाँ स्टारबक्स में ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर एक मीटिंग इसी तरीके के स्टार्टअप्स की चल रही है। आइए उस पर नजर डालते हैं। हेलो, हाय। एक्चुअली सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं सवाल ये है कि कॉफी में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण आप सब स्टार्टअप्स यहाँ खिंचे चले आते हैं? वैसे तो एक तो आई थिंक हमारे ऑफिस में कॉफी मशीन नहीं है, तो really? आना ही पड़ता है। सच में? नहीं, अब लग गई है, सो यार। बट कॉफी से ज्यादा माहौल की बात होती है। आई थिंक हम लोग यहाँ आके कैजुअली बात कर सकते हैं, सोच का नजरिया बदलता है थोड़ा सा। आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर, मतलब क्या एनवायरनमेंट में कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स, एटम्स कुछ इस तरीके से हैं कि आइडियाज जनरेट होते हैं? नहीं, जैसे इन्होंने बोला कि इट्स अबाउट द एम्बियंस एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे बैठ के ऐसे नहीं लगता कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इट्स लाइक टू पीपल सिटिंग एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो इसमें काम नहीं लगता और काफी कुछ हो जाता है। एक कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है कि आप ऑफिस में जाते हैं टाई शाई लगा के और आप वहां पर अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं और बोर्ड रूम मीटिंग्स होती हैं। फिर ये कॉफी कैफे मीटिंग्स होना, मतलब क्या डिफरेंस क्या है उन बोर्ड रूम्स मीटिंग से? बोर्ड रूम मीटिंग इज ऑल अबाउट प्रोसीजर्स. You come out of the procedure settings and you talk all about execution. And for a startup that's more important, right? Okay, so यहाँ पर बैठ के एग्जीक्यूशन होता है, बट मौज मस्ती नहीं होती, बिकॉज कैफे पर इधर उधर की बातें, बोर्ड रूम में क्या आप फोकस रहते हैं, मतलब सबका अटेंशन उस एक बेसिकली स्क्रीन के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर रहता है, तो सब एक साथ मिलकर सोचते हैं। पर यहाँ आप किसी कैफे से अगर मीटिंग करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पर। So the cafe provides a very relaxed atmosphere where you can connect with the client at more than just a business level, make them see your point of view. इसके अलावा कोई और फायदा होता है यहाँ ऐसे कैफे में बैठकर मीटिंग करने का? Also, I think is more than focus. Energy is very important, and there are a lot of times जब office में energy थोड़ा कम होती है, we are worked out. So when we come here, we see a lot of shot लेने के लिए आ जाते हैं, and we see a lot of other startups working here. तो उनको देख के बहुत energy मिलता है, and I think it's very important. So इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि और भी स्टार्टअप यहाँ पर मीटिंग्स करने के लिए आते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है? मैं कितनी बार यहाँ पे ऐसे आया हूँ, मैंने कितनी स्टार्टअप से, इनफैक्ट एक स्टार्टअप और है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं अभी,
उनके साथ में पहली बार कैफे में ही मिला था, वो मेरे साथ के टेबल पे बैठ के आपस में बात कर रहे थे, तो आइडिया शेयर हुआ एंड वी एंडेड अप बीइंग बिजनेस पार्टनर्स। या एंड कितनी बार क्लाइंट्स को हम यही बुलाते हैं, कितनी बार होता है कि ऑफिस में इंटरनेट डाउन है तो हम स्टारबक्स में जाते हैं या किसी भी चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इंटरनेट या फ्री वाईफाई। कैफेज प्रोवाइड यू द इंफ्रास्ट्रक्चर, एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड यू द एम्बियंस टू सिट एंड वर्क, बी रिलैक्स्ड। एंड जहां नॉर्मल ऑफिसर्स 9 से 6 होते हैं, हम लोग 9 से 9 काम कर लेते हैं, 9 से 12 काम कर लेते हैं, जब तक कैफे खुला है बैठे रहते हैं। अच्छा, क्या जिसे कहा जाए कि डील्स भी क्रैक होती हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम लोग सब साथ में मिले हैं। एंड ऑल्सो कभी कभी देयर हैज टू बी अ रैंडेवू पॉइंट। मेरा ऑफिस बिजी है, क्लाइंट के पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि लेट्स मीट एट अ कैफे, इट्स ऑलवेज इजी। तो ऐसी कोई स्टोरीज या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ कैफे के अंदर कुछ डील क्रैक हुई हो, या फिर कोई एक स्टार्टअप की शुरुआत रखी गई हो, या कुछ भी कोई कहानी, मेमोरी कोई? माई इंटरव्यू हैपेंड इन स्टारबक्स। मतलब यहाँ से इस जगह से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं? एग्जैक्टली, लाइक सिटिंग आउट देयर वर मल्टीपल पीपल like being interviewed and I was in the line sitting down, wondering who is the founder, like who's going to interview me. First reaction क्या था कि वाओ ये तो बहुत ही कूल है, या फिर यार ये कुछ अजीब सा है? मतलब क्या रिएक्शन क्या था पहली बार जब मैं आया था, so it was like कि मेरे लिए एक प्लस फैक्टर था। मेरे को लगा कि यार अच्छा कल्चर है कंपनी का, बहुत ओपन है, the founders are like friends. इसके पहले I was working for a corporate in Bangalore itself. The first time I had it, I was like यार ये तो बहुत सही है, पहले क्यों नहीं करा मैंने? For a fresher like me, it was like really fun. It was ice breaking. Interview happened like an interview, not as a selection process. So जब मैं बैंगलोर में आई and I've started seeing this culture कि यहाँ पे कैफेज में सब वर्क कर रहे हैं, it was entirely new experience for me. इन शॉर्ट यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ रही है इस सारे कन्वर्सेशन या फिर कॉफी पर चर्चा से कि ये अगर ये जो यंग जनरेशन है, जो यंग स्टार्टअप्स हैं, अगर इनके आइडियाज अच्छे इनको डेवलप करने हैं तो ओपन एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है। कोई कैफे बहुत ज्यादा अच्छा है। क्लोज एनवायरनमेंट में दिमाग के खिड़की दरवाजे खुलते नहीं हैं, और कॉफी की खुशबू से, कॉफी की महक से दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे एकदम खुल जाते हैं और नए नए आइडियाज निकल कर आते हैं। हमारा ख्याल है कि बेंगलुरु ही एक ऐसा शहर है जहां कॉफी शॉप्स में डेटिंग वाली मुलाकातें कम और आइडिया और हायरिंग और फंडिंग वाली बातें ज्यादा होती हैं। आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और देखेंगे कि कैसे नॉर्थ और साउथ का एक मजेदार मिक्स इस शहर को एक सुपर कल्चर दे रहा है, एक नया कल्चर।